दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 6 नवंबर 2024। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज और ये रही अब तक की हेडलाइंस। इजराइल की सियासत में बहुत बड़ी हलचल। पीएम नेतन्याहू ने डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट का ओहदा चीना कैबिनेट से किया बाहर। हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहलाया। हरमन ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर बरसाए रॉकेट। हथियार फैक्ट्री को उड़ाने का भी दावा। वेस्ट बैंक में आईडीएफ को कड़ा मुकाबला दे रहे फलस्तीनी लड़ाके कई मिलिट्री व्हीकल उड़ाए। दो इजरायली कट्टरपंथी मिनिस्टर्स ने गाजा बॉर्डर के करीब किया जलसा। फलस्तीनियों को फलस्तीन से ही बाहर निकालने की खाई कसम। गजा आए अमेरिकी फौजी की मौत, बुरी तरह से हुआ था जख्मी। आईआरजीसी कमांडर बोले इजराइल पर दागेंगे वो मिसाइल जो 80 रॉकेट के होगी बराबर। नॉर्थ कोरिया के हजारों फौजी रूस में फ्रंट लाइन पर पहुंचे। यूक्रेन से लेंगे सीधा मोर्चा। और कुरान पाक जलाने वाले स्वीडन के लीडर को मिली सजा, 4 महीने तक जेल में होगा सड़। तो ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन खबरें इससे कहीं ज्यादा। और खबर वही जो सबसे बड़ी है आज की, जो हम पहले बता चुके हैं आपको कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट को लात मार के बाहर निकाल दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नेतन्याहू ने ठगा नहीं। नेतन्याहू फायर्स गैलेंट। नेतन्याहू ने बाहर निकाल दिया योव गैलेंट को। कहा ट्रस्ट नहीं है, जंग के वक्त भरोसा नहीं है योव गैलेंट पर। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की नाक के नीचे जासूसी हो रही थी। कुछ दस्तावेज इधर से उधर हो रहे थे उनके ऑफिस में, और यह कहा गया कि उनका स्पोक्स पर्सन उसमें शामिल था। उसे गिरफ्तार भी किया गया। 4 लोग गिरफ्तार हुए, 5 लोग गिरफ्तार हो गए, और अब योव गैलेंट को हटा दिया गया। योव गैलेंट को बहुत दिनों से बंदा हटाना चाहता था जिसका नाम नेतन्याहू, लेकिन हटा नहीं पा रहा था। आखिरकार उसे वो मौका मिल गया। जैसे ही उसके दफ्तर में कुछ हेराफेरी के सबूत पुलिस ने दिए, योव गैलेंट पर तलवार गिर गई। क्या योव गैलेंट वो जासूसी करवा रहा था या फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने जाल बुना योव गैलेंट को हटाने के लिए? पता नहीं। पिछला एपिसोड देख लीजिएगा। बढ़ते आगे। योव गैलेंट अब डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। इजराइल काट्स, जो कि फॉरेन मिनिस्टर था, उसे अब डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है, और फॉरेन मिनिस्टर का ओहदा एक दूसरे शख्स को, जो कि बहुत करीबी है नेतन्याहू का सार, उसे दिया गया है। बढ़ते आगे सर। हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा हमला किया है इजराइल पर। 810 हरमन ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर हमला किया है। बहुत मिसाइलें दागी, दर्जनों रॉकेट्स दागे हैं और बौछार कर दी रॉकेट्स की। और यह कहा गया कि वहां पर भगदड़ मच गई। वहां पर जो इजरायली फौजियों का जमावड़ा था उसे निशाना बनाकर ये रॉकेट दागे गए। साथ ही अलमायदीन की इसी खबर में लिखा यह भी है कि आर्म्स फैक्ट्री को भी निशाना बनाया हाइफा में हिजबुल्लाह ने। यहां पर इजरायली फौज के लिए हथियार बन रहे थे, और कहा कि हथियार उनकी कमर है, उस कमर को हम तोड़ेंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से इस आर्म्स फैक्ट्री को भी निशाना बनाने का दावा किया गया, यहां नुकसान करने का दावा किया गया। कितना नुकसान हरमन ब्रिगेड में हुआ, कितना नुकसान आर्म्स फैक्ट्री में हुआ, वी डोंट नो। बिकॉज आपको पता है इजराइल के नुकसान की तस्वीरें अक्सर बाहर नहीं आती, क्योंकि उनका मीडिया वो खुद सेंसर कर चुके हैं। मिलिट्री से रिलेटेड तो वैसे भी कहीं भी किसी मुल्क का हो तो पता नहीं चलता। खैर बढ़ते आगे, क्योंकि इजरायली फौज भी अगर हल्के हल्के आगे बढ़ रही है, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो फलस्तीन गजा हो, चाहे वो वेस्ट बैंक हो। वेस्ट बैंक में लेकिन आगे बढ़ते फौजियों के कदम ताल को, उनकी स्पीड को रोक दिया फलस्तीन के लड़ाकों ने। वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस मूवमेंट के कई मूवमेंट हैं, कई मतलब गुट हैं, चाहे फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद हो, चाहे हमास का अल-कस्साम ब्रिगेड हो, या वाकई इन सब के लड़ाकों ने, कहा गया है इस रिपोर्ट में कि फ़लस्तीनी लड़ाकों ने आईडीएफ को कड़ा मुकाबला दिया वेस्ट बैंक में। और ये मुकाबला कल रात से आज सुबह तक जारी रहा। जो खबर लिखी गई अलमायदीन में, उसके मुताबिक कई मिलिट्री व्हीकल्स को उड़ाने का दावा रेजिस्टेंस मूवमेंट की तरफ से किया गया है। चूँकि बड़ी खबरें हैं और मॉर्निंग न्यूज़ है, तो हम आपको कट टू कट हेडलाइंस के सहारे आगे बढ़ाते चलते हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर है जो बताती है कि इजराइल के फार राइट ग्रुप कॉल, उन लोगों ने जो है मुतालबा किया है, फार राइट मतलब अति कट्टरपंथी जो होते हैं ना, उग्रवादी किस्म के लोग, हर वक्त मानने काटने की बात, इसे निकाल दो, इसे खदेड़ दो, इसे पाकिस्तान भेज, पाकिस्तान नहीं, ये तो खैर, इन्हें यहाँ भेज दो, फलानी जगह भेज दो, सिनाई के रेगिस्तान में भेज दो फ़लस्तीनियों को। वो ही वैसे ही वहाँ पर फार राइट ग्रुप्स हैं, उन्होंने फ़लस्तीनियों को खदेड़ने का मुतालबा किया है, पूरे फ़लस्तीन से, गज़ा से और वेस्ट बैंक से भी, ख़ास तौर से गज़ा से। और इसमें कौन कौन गया? फाइनेंस मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, दोनों इजराइल के। फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच और
नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन ग्विर, यहाँ ये अनादोलू की रिपोर्ट के हिसाब से मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने छापा है, सुक्कोत की छुट्टी थी, ज्यूइश हॉलीडे होता है ये सुक्कोत, उस मौके पर ये कहा गया कि इन लोगों को, इनके बच्चों को, इनके औरतों को, इन सब को खदेड़ दो। और ये गज़ा के बॉर्डर के करीब ये जलसा मुनक्किद किया गया था, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ पर ये कॉल दी गई, ये मुतालबा किया गया। इन कट्टरपंथियों ने कहा कि हमें यहाँ पर नए सेटलमेंट्स बनाने हैं, पूरा गज़ा खाली होना चाहिए, इन फ़लस्तीनियों को बाहर निकालना चाहिए। इजराइल ने फिर से एक बार सीरिया में एयर स्ट्राइक की और ये सीरिया में जो स्ट्राइक की हैं ये एक इंडस्ट्रियल एरिया पे की हैं। ये लेबनान बॉर्डर से बेहद करीब है और यहाँ पर भारी नुकसान इस इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ है। प्रेस टीवी की अगर आप खबर में फ़ोटो देखेंगे तो आपको वो नुकसान नज़र आ रहा होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि स्टेट मीडिया ने और जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं सीरिया के, उन्होंने बताया है कि इसमें कोई शख्स मारा गया तो ये तो दूर की बात है, कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ है। एक और बात यह है कि 3 मिसाइलों ने इस इंडस्ट्रियल एरिया को आकर हिट किया सीरिया में, इजरायली मिसाइलों ने, जो उनके फाइटर प्लेन से छोड़ी गई थी। लेकिन इसके साथ ही, हमले के साथ ही सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका था। उन्होंने कई इजरायली मिसाइलों को मार गिराया, जिसकी वजह से एक बड़ा नुकसान होने से बच गया। ये बताया गया है कि ये जगह जो है वो अल-कुसैर सिटी है, ये 35 किलोमीटर जो है होम से दूर है, जो कि लेबनान के बॉर्डर से लगता है। फिलहाल सीरिया के साथ भी पंगा इजराइल बराबर ले रहा है। एक अमेरिकन आर्मी के एक सोल्जर की, एक फौजी की मौत हुई गज़ा में नहीं हुई इलाज के दौरान, लेकिन इसको जो चोटें आईं, जो ये ज़ख्मी हुआ, वो सब गज़ा में हुआ और ये अपनी चोटों से उबर ही नहीं पाया, कई महीने लग गए। असल में आपको याद होगा एक बंदरगाह बनाया गया था, एक पियर बनाया गया था, फ्लोटिंग पियर, तैरता हुआ बंदरगाह अमेरिकन आर्मी ने बनाया था कि हम गज़ा के लोगों की मदद करेंगे, इससे वहाँ पर ये पहुँचाएंगे, वो पहुँचाएंगे। तो गज़ा का समंदर जो बड़ा सख्त है, बड़ी लहरें आती हैं और वहाँ नीचे थलथले पानी में, उसमें जो है वो चट्टानें बहुत हैं। उसने चोट मार मार के 2 बार जो पियर अमेरिकन आर्मी ने बनाया था वो तोड़ दिया। उसके बाद उसी तोड़फोड़ के दौरान जो है ये बंदा बुरी तरीके से 3-4 फौजियों के साथ ज़ख्मी हुआ था। वो बाकी के तो ठीक हो गए, इससे इतनी ज़बरदस्त चोटें आ गईं गज़ा के समंदर में कि ये मर गया। 23 साल का ये बंदा था, अमेरिकन आर्मी में था, क्या ज़िंदगी देखी होगी इसने। क्वांडेरियस डावोन स्टैनलेंस का नाम था। ये अब नहीं रहा और बताया जा रहा है इसका कई महीने से इलाज चल रहा था। जुलाई में ये ज़ख्मी हुआ था। सोचिए, अमेरिका के पास अपने फ़ौजी के लिए जुलाई से नवंबर तक या अक्टूबर की आखिरी तारीख तक, 31 अक्टूबर को ये मरा, 31 तारीख की आखिरी सांस इसने ली, इस फौजी ने। जुलाई से अक्टूबर तक उसका इलाज उसे नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं अमेरिका के पास इलाज नहीं था, मुझे लगता है चोटें और जख्म इतने गहरे थे सब गज़ा के समंदर में कि इसका इलाज ही नहीं हो पाया, उबर ही नहीं पाया चोटों से। क्या इस वजह से भी अमेरिकन आर्मी गई? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पर जाने गंवानी पड़ेंगी, इसीलिए पियर अपना खेल लिया गया। खैर, नेतन्याहू ने तो हमने आपको बताया गैलेंट को फायर कर दिया, लेकिन 54 लोग इजरायली फायर में मारे गए हैं गज़ा में। जब तक मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ, ये 5 नवंबर का आंकड़ा है, 54 लोग, और जब तक आप देखेंगे हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़ चुका होगा। नहीं कहना चाहता, लेकिन यही हकीकत है। अब 2 खबरें मैं आपको दूसरी दुनिया की दिखा दूं, फिर ईरान की खबरें दिखाता हूं। कुरान पाक को एक शख्स जलाता था स्वीडन में। स्वीडन डैनिश ये लीडर है, इसका नाम है, पॉलिटिशियन है और एक्सट्रीमिस्ट है, कट्टरपंथी उग्रवादी है। ये लीडर है, क्या कहें, रास्मुस पालुदान। इस बंदे को अब वहाँ की कोर्ट ने, स्वीडन की, हेट क्राइम का जो है मुलजिम मानते हुए, या मुजरिम मानते हुए, मुलजिम नहीं मुजरिम मानते हुए, हेट क्राइम का 4 महीने जेल में सड़ने की सज़ा सुनाई है। ये कुरान पाक की बेहुरमती करता था, अब इसकी 4 महीने की ज़िंदगी तो जेल में कम से कम गुजरेगी। इस जैसे न जाने कितने कीड़े दुनिया भर में भरे पड़े हैं जो कुरान पाक से, इस्लाम से, मुसलमानों से नफरत करते हैं। एक दिन सबका उनका हिसाब होगा।
अदालत से नहीं तो कुदरत से सही होगा। ये याद रखिए, नफरत की कश्ती बहुत दिन तक पानी पर तैर नहीं सकती, उसे डूबना होता है और डूबना उसका मुकद्दर है। नॉर्थ कोरिया के फौजी हैं रूस में, ये कई बार खबरें आई और बताया गया अमेरिकन रिपोर्ट में कि 10,000 फौजी हैं। अब एक रिपोर्ट अल जजीरा में ये आई है कि रशियन फ्रंट लाइन पर पहुंच गए हैं ये नॉर्थ कोरिया के फौजी। किम जोंग उन का बुड़ुम बुड़ुम करके एक मैसेज आया कि भाई पुतिन की अपनी हिफाजत करनी है, और उन्हें पता है कि इस वक्त इंटेंस होने वाली लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच बहुत टेंशन्स हैं, हैवी टैंशन्स हैं, और इसी वजह से बताया गया ये तमाम फौजी फ्रंट लाइन पर पहुंच गए। 10,000 में से कुछ हज़ार तो पहुंचे ही हैं। और कुर्स्क रीजन में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रूस के लिए, जहां यूक्रेनी फ़ौज घुस आई थी, और हमने कल रात आपको खबर दी थी कि वहां पर जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पर कब्ज़ा करना चाह रही यूक्रेनी फ़ौज, वहां पर शायद लड़ने के लिए इन्हें भेजा जाएगा। अब देखते हैं कि यूक्रेनी फ़ौजी इनके साथ कैसे मुकाबला करते हैं और ये उनके साथ कैसे मुकाबला करते हैं। ईरान की खबरों पर आते हैं। IRGC ने वार्निंग दी है बड़ी, और कहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू होने वाला है। IRGC के एरोस्पेस फोर्स कमांडर हैं, उन्होंने उनका एक बयान जो है, वीडियो बयान जिसके आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, वो जारी हुआ, और उसमें वो कह रहे थे कि हम जब खुर्रम शहर मिसाइल, ईरान की मिसाइलें बड़ी घातक है, जब हम खुर्रम शहर मिसाइल दागेंगे तो आप समझिएगा वो 80 रॉकेट बन जाएगी, 80 रॉकेट बराबर बन जाएगी। और अगर एक मिसाइल, और जब हम 100 खुर्रम शहर मिसाइल दागेंगे तो वो 8,000 रॉकेट्स के बराबर बन जाएगी, और वो जाकर अपने निशाने पर लगेगी। यानी इनका कहना है कि अगर हम 100 मिसाइल दागेंगे, इसमें इशारा क्या है, 100 मिसाइल इस बार खुर्रम शहर दागी जाएंगी ताकि 8,000 रॉकेट के बराबर का एक साथ धमाका हो। क्या करने वाला है इजराइल में ईरान, मुझे नहीं पता है। फिलहाल ये अपने नौजवानों को मुखातिब होते हुए बता रहे थे। अब जो एयरफोर्स चीफ हैं, एयरफोर्स चीफ किसी भी मुल्क का कितना बड़ा होता है, एक पूरी फोर्स का वो कमांडर होता है। एयरफोर्स चीफ ने कहा ईरान के कि जो अग्रेशन दिखाया है ईरान पर इजराइल ने, उसका जवाब जो है ना, ऐसा होगा कि इजराइल को पछतावा होगा। उसका जवाब ऐसा होगा कि इजराइल थर्रा जाएगा, हिल जाएगा। मैं आपको बड़ी बड़ी खबरों को छोटा छोटा करके बता दे रहा हूँ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने मुलाकात की, और ये मुलाकात पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में हुई। इस दौरान ईरान और पाकिस्तान के बीच कई बायलैटरल टाइज पर डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई। किस तरीके से हम अपने द्विपक्षीय संबंध, बायलैटरल रिलेशंस को और बढ़ावा दे सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। और बहुत मुमकिन है कि इस दौरान मिडिल ईस्ट रीजन और वेस्ट एशियन रीजन में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है फ़लस्तीन गज़ा को लेकर, उस पर भी इस दौरान बात हुई हो। जितना छपाया उतना ही बोला, बाकी मैंने अंदाज़ा लगाया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो इश्यूज़ हैं उन पर भी डिस्कशन किया। मतलब जो दोनों के एक मुश्तरका इश्यूज़ हैं, मुश्तरका इंटरेस्ट के जो मुद्दे हैं, उस पर किया। जाहिर सी बात है कि आर्मी चीफ से दिफाई एतबार से ही बात की जा सकती है। क्या बात हुई डिफेंस को लेकर, पता नहीं। ईरान के एक साइंटिस्ट थे जिनका कत्ल कर दिया गया था, फ़खरीज़ादे साहब, उनके अब मामले में 3 लोगों को मुजरिम पाते हुए लंबी सुनवाई के बाद मौत की सज़ा सुनाई गई है। कहा गया है कि इन लोगों को अब दुनिया में रहने का कोई इख्तियार नहीं है। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जाहिर सी बात है ये ईरान के लिए एक बहुत बड़े जेम थे। ईरानियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट भी थे और साइंटिस्ट भी थे। मोहसिन फ़खरीज़ादे साहब, ये उनका फ़ोटो है। 2020 नवंबर में जो है इनको कत्ल कर दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया मॉर्निंग मिडिल ईस्ट अपडेट देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। मज़लूमों के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, उनके लिए दुआ करते रहिए। सलाम।